दोस्तों आज के टाइम पे इंडिया तो जैसे पॉइंट ऑफ सेंटर बन गया है। दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, उसका रीजन इंडिया होता है। चाहे वो इसराइल ने कतार पे अटैक कर दिया हो, इंडिया उसका रीजन है। चाहे वो किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई हो, इंडिया उसका रीजन है। चाहे कहीं बाढ़ ही क्यों ना आ गई हो, इंडिया उसका रीजन है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ कहना है नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का, जो ओपनली इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द करंट सिचुएशन इन नेपाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया रियली जिम्मेदार है, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। और ये समझने के लिए पहले हमें बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जिसका 1770 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर सिर्फ इंडिया के साथ लगता है। ट्रेड, फ्यूल, मेडिसिन, डेली सप्लाई सब इंडिया से आता है। इसी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस नेचुरली बहुत स्ट्रांग है नेपाल में। 2015 में जब नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तब मेडेसी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था। मेडेसिस जो मेनली इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास रहते हैं, उन्होंने बोला था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। इंडिया ने भी उनकी डिमांड्स को सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट एक 5 मंथ्स लॉन्ग ब्लॉकेड हुआ इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। फ्यूल, मेडिसिन, बेसिक कॉमोडिटीज की शॉर्टेज से नेपाल की इकोनॉमी कोलैप्स के करीब पहुंच गई। तब से ओली और उनके सपोर्टर्स कहते आए हैं कि इंडिया अननेसेसरीली इंटरफेयर करता है नेपाल के इंटरनल मैटर्स में। और अब बात कर लेते हैं करंट क्राइसिस की। नेपाल में अभी लोग सड़कों पर हैं। रीजन है करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पब्लिक को लगता है लीडर सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं, आवाम के इश्यूज के लिए नहीं। इस बैकड्रॉप में ओली बोल रहे हैं कि इंडिया इन प्रोटेस्ट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है ताकि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना कंट्रोल बनाए रखे। लेकिन इस ब्लेम गेम से पहले हमको फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की इकोनॉमी की। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नेपाल की जीडीपी ग्रोथ 2024 से 2025 में सिर्फ 3.5 के अराउंड रही, जो साउथ एशिया में लोएस्ट है। इन्फ्लेशन 7% के ऊपर है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 19% से ज्यादा। ये सब इंडिया की वजह से नहीं बल्कि डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट की वजह से है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। पिछले 15 सालों में नेपाल में 12 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, यानी कि गवर्नेंस ही वीक है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया के रोल की। इंडिया डेफिनेटली नेपाल के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, लेकिन अब चाइना भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ओली खुद प्रो चाइना के तौर पर जाने जाते हैं। 2020 में उन्होंने नेपाल का नया मैप पास करवाया था, जिसमें इंडिया की टेरिटरीज को नेपाल का पार्ट दिखाया गया। ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी बना, जिसमें ओली ओपनली एंटी इंडिया स्टैंस ले रहे थे। तो अब जब ओली इंडिया को ब्लेम करते हैं फॉर प्रोटेस्ट, एनालिस्ट कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। उनका मकसद है कि वो नेशनलिस्ट इमेज बनाए और आवाम को दिखाएं कि उनकी प्रॉब्लम्स का रीजन बाहर की कंट्रीज है, ना कि खुद की गवर्नमेंट की गलतियां। लेकिन रियलिटी में पब्लिक के इश्यूज इंटरनल ज्यादा हैं, जैसे करप्शन, बैड गवर्नेंस एंड लीडर्स के कांस्टेंट पावर स्ट्रगल। इंडिया के साथ थोड़ा फ्रिक्शन है, लेकिन ग्राउंड पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ज्यादा अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे हैं, ना कि इंडिया के अगेंस्ट। तो दोस्तों एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि ओली का ब्लेम गेम इंडिया के खिलाफ एक पॉलिटिकल कार्ड है, लेकिन असली सोल्यूशन नेपाल के लीडर्स को ही देना होगा। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड आवाम के ट्रस्ट को वापस जीतना। इंडिया को ब्लेम करके शायद शॉर्ट टर्म में पॉलिटिक्स चल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही होगा जब नेपाल अपने घर के अंदर की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।